कौन सा कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस हाइब्रिड बेसिस তো দেখো মিক্সড বেসিস যেটা হচ্ছে এটা ডক্টর অফ কনজারভেটিভ কিন্তু মিক্সড বেসিসে না রিসিভ করার সময় তুমি ক্যাশ বেসিস করছো আর পেমেন্টের সময় তুমি অ্যাক্রুয়াল বেসিস করছো তার মানে পেমেন্ট যেটা এখন ডিউ আছে সেটাকেও তোমরা লিখছো কিন্তু রিসিভ করার সময় কি হচ্ছে যখন তুমি টাকা রিসিভ করছো না তখন তুমি এন্ট্রি করবে না तो यही मिक्स बेसिस था तो मिक्स बेसिस क्या हो रहा है यानी कि सुख को छिपाना है दुख को दिखाना है तो कल डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म सही बोलो पर मिक्स बेसिस আছে অপশন यस सी नंबर आंसर হবে मिक्स बेसिस डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म मिक्स बेसिस है ठीक है तो नेक्स्ट indicate whether the following statement are true or false ठीक है तो एक कैश इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड यस ए का ट्रू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है ड्यू का ट्रांजैक्शन तो नहीं होता है उसी में सेकंड है बी का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट नो फॉल्स कंपनीज एक्ट में एक्चुअल बेसिस होता है कैश बेसिस नहीं होता कैश बेसिस कंपनी अकाउंट में नहीं कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैश बेसिस फॉलो नहीं करना है जबकि वहां बोला फॉलो होता है इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड यस मैचिंग प्रिंसिपल মানে হচ্ছে প্রত্যেক বছরে ইনকামের সাথে প্রত্যেক বছরে খরচাকে whether it is paid or not you should recognize it but cash basis तो recognize पेमेंट করলেই হচ্ছে पेमेंट ना करले कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करेगा तो यानी मैचिंग कांसेप्ट का अगेंस्ट में जा रहा है तो नॉट फॉलो कैश बेसिस नॉट फॉलो करता मैचिंग कांसेप्ट तो यहां पर यही यहां पर भी तो वही बोला है कि कैश बेसिस मैचिंग फॉलो करे ना यस ट्रू अगर बोलता है फॉलो करता तब गलत हो जाता है यानी मैचिंग कांसेप्ट मतलब होता है कि ड्यू है तो भी इस साल का खर्चा whether it is due तो को रिकॉर्ड करना ही होगा जबकि कैश बेसिस ऐसा नहीं करता है जब तक पेमेंट नहीं होगा या जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग नहीं करता यानी मैचिंग कांसेप्ट के अगेंस्ट में जाता है तो नॉट फॉलोड ट्रू है नेक्स्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर बिग कंसर्न फॉल्स ये स्मॉल कंसर्न के लिए ठीक है बिग कंसर्न के लिए ठीक नहीं है तो चार ऑप्शन दिया था पहला में ट्रू क्यों दिया क्योंकि पहला में बोला कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शन कैश बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन ट्रू सेकंड में क्या बोला है कैश बेसिस फॉलोड बाय कंपनीज एक्ट और थ्रू ए कंपनीज एक्ट नो कंपनीज एक्ट में कैश बेसिस नहीं बोला है थर्ड में ट्रू बोला है कि कैश बेसिस डू नॉट फॉलो मैचिंग कांसेप्ट यस कैश बेसिस मैचिंग कांसेप्ट को फॉलो नहीं करता है क्योंकि मैचिंग कांसेप्ट में ड्यू वाला खर्चा यदि इस तरह से रिलेटेड तो लिखना होता है कि कैश बेसिस में लिखते नहीं है तो फॉलो नहीं करता फिर उसके बाद बोला है कैश बेसिस बिग कंसर्न करता है नहीं बड़ा कंसर्न एक्चुअल बेसिस फॉलो करता है कैश बेसिस फॉलो नहीं करता है स्मॉल कंसर्न छोटा मोटा दुकानदार है तो वो कैश बेसिस फॉलो करेगा ठीक है तो प्रोफेशनल्स को कैश बेसिस फॉलो करता है लेकिन बड़ा कंपनी कैश बेसिस फॉलो नहीं करता तो ये फॉल्स हो गया वहां बोला फॉलो करता है जबकि नहीं करता है तब वो क्या आंसर तुम्हारा ए सी ट्रू ए एंड सी ट्रू आर ट्रू एंड बी एंड डी आर फॉल्स कौन सा ऑप्शन है नेक्स्ट present value means value in use value calculated by using IRR value of future cash flow present value of buyer is ready to pay ठीक है तो present value means क्या हो रहा है present value का concept हो रहा है present value is जो तुम पेमेंट करने के लिए रेडी हो कितना पेमेंट करने के लिए रेडी हो present value is the price buyer is ready to pay ठीक है नेक्स्ट stock in trade usually valued at cost price or net realizable price whichever is lower cost price closing stock किसमें वैल्यू होता है cost price और net realizable price NRV whichever is lower দুটোর মধ্যে যেটা ছোট হবে whichever is lower कॉस्ट प्राइस सपोज जो 10,000 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू सपोज 12,000 है तो कौन सा क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे तब देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा दोनों में छोटा कौन है कॉस्ट प्राइस है 10 और नेट रियलाइजेबल प्राइस है 12 दोनों में छोटा कौन हुआ 10,000 तो 10,000 आंसर होगा फिर कॉस्ट प्राइस है 8,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 6,000 तो कौन सा लेंगे 6,000 तो यानी कि इसमें आंसर आएगा 6,000 सेम चीज तो हमको किसी का नाम से लेना दोनों में जो छोटा होगा वही वाला हो रहा है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल प्राइस जिसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं जिसको
मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, दोनों में जो छोटा होगा वो बोलो उससे पहले। उसके बाद क्या है आपके पास 9 नंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईसीएआई, आईसीएआई, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना में है? डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या हो रहा है? अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन इज मेंशन। डेप्रिसिएशन का सेक्शन तो इसमें बताइए, तुम देखो डेप्रिसिएशन का सेक्शन कॉस्ट में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन का AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। দেখো সেল করলে আউটপুট জিএসটি হয়, পারচেজ করলে ইনপুট হয়। প্রথমে এইটা আউটপুট করবে ইনপুট पहले ये क्लियर करें। खरीदते वक्त, पेमेंट करते वक्त इनपुट, बेचते वक्त, सेल करते समय या रिसीव करते समय आउटपुट। तो पहले ये क्लियर हो गया इनपुट कब है, आउटपुट। तो सेल बोला है तो आउटपुट लगेगा। अब इंटर सेल माने होता है आउटसाइड द स्टेट और इंट्रा माने होता है विदिन द स्टेट। विदिन द स्टेट है, इंट्रा बोला है मैंने विदिन द स्टेट, तो इसमें दो तरह का जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। क्या अकाउंट पेज होगा 11 में? आउटपुट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी ए, सही है? समझ में आया? खरीदते समय इनपुट, इनपुट डेबिट होता है, लिखना बंद करो पहले समझो। खरीदते समय 12 এ মিসিং हो तो 11 টা মিস হয়ে গেল। আচ্ছা এটা 12 এর ছিল কোশ্চেনটা। আচ্ছা ঠিক আছে 12 এর ছিল সেলসটা না। 11 এ কি আছে? 11 এ আচ্ছা আচ্ছা আউটপুট সিজিএসটি, আউটপুট এসএসটি, ইন্টারেস্টেড সেলও তো দিয়েছে না কোশ্চেনটা একটা আছে। ওইটা হয়ে গেছে 12 নম্বরটা, এটা হয়ে গেছে। 11 নম্বরে কি আছে? ইন ইন্টারস্টেট সেল। ইন্টারস্টেট মানে কি হচ্ছে? আউটসাইড দি স্টেট। তখন কি হবে? আউটপুট আইজিএসটি। কি হবে? আউটপুট আইজিএসটি। আউটপুট আইজিএসটি দেওয়া আছে? यस, সি নাম্বার। সেল মানেই আউটপুট হবে। এটাতে ছিল ইন্টারস্টেট মানে আউটসাইড দি স্টেট, ইন্টার মানেই আউটসাইড দি স্টেট, আর এটাতে ছিল ইন্ট্রা, ইন্ট্রা মানে উইদিন দি স্টেট। ঠিক আছে তো 12 নম্বরে। नेक्स्ट इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द probable loss of stock should be recognized। नो फॉल्स, ए का फॉल्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, लॉस को नहीं। नेक्स्ट अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व इज बिल्ड अप विद रियलाइजेबल होल्डिंग गेन। ठीक है, करंट कॉस्ट प्राइस में रिजर्व बिल्ड होता है विद रियलाइजेबल होल्डिंग गेन। यस ट्रू। नेक्स्ट क्या है? सी प्रॉफिट अर्निंग ऑफ अ फर्म कंसिस्ट द करंट कॉस्ट अर्निंग प्लस कैपिटल गेन। फॉल्स, सी का फॉल्स। नेक्स्ट क्या दिया है? अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस मींस करंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। करंट कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज बिजनेस इज इक्वल्स टू करंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है तो नेट एसेट्स होना चाहिए। ठीक है की হচ্ছে দুটো ফলস করে এসি ফলস এভরিথিং ট্রু এভরিথিং अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट द प्रोबेबल लॉस ऑफ स्टॉक शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला जिस दाम में खरीदा वही दाम ही तो लॉस कितना उसका वैल्यू डिक्रीज किया इसको नहीं हटाना। ठीक है तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, जो दाम में खरीदा वही लिखना है। तो यदि फ्यूचर में उसका लॉस होगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, उसको नहीं रिकॉग्नाइज करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है तो गलत बोला है। ये पहला फॉल्स। समझ में आया क्यों? दूसरा बोला था करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व इज बिल्ड अप फॉर विद रियलाइजेबल होल्डिंग गेन। मतलब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? आज के डेट में इसको रियलाइज बेचने से कितना मिलेगा। ठीक है, जो मेरा 10 लाख का मशीन है उसमें आज के डेट में तो 6 लाख मिल जाता है, यानी 4 लाख का हमारा डेप्रिशिएट हो गया, 4 लाख का एक तो रिजर्व क्रिएट कर रहा है, कितना वैल्यू घट गया। करंट कॉस्ट में क्या होता है? लेस डेप्रिसिएशन करके आज का डेट का वैल्यू निकालते हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिजर्व। ठीक है तो उसके लिए उतना रुपया हमको हटा के रखना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट तो ये ट्रू था सेकंड वाला।
प्रॉफिट अर्निंग फ्रॉम कंसिस्ट करेंट कॉस्ट ऑफ अर्निंग प्लस कैपिटल गेन। करंट कॉस्ट ऑफ अर्निंग ठीक है, कैपिटल गेन मतलब होता है एसेट्स बेचना, एसेट्स बेचना तो बिजनेस का काम नहीं है, यानी गलत बोल दिया, फॉल्स। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस मींस करंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यस, बिजनेस का वैल्यू होगा एसेट्स का आज का डेट का वैल्यू, पहले का हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं। अगर हम किसी को बिजनेस बेचेंगे अपना, तो आज का डेट में मेरा पास जितना एसेट्स है उसका हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे, समझ में? एन इनवॉइस इज अ डैश सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इनवॉइस क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी 60,000, टोटल एसेट्स है 2,50,000, ऑनर्स इक्विटी। ओके, देखो एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी ये वाला हो रहा है आउटसाइड, ठीक है, तो इसका तो लायबिलिटी हो रहा है एक्सटर्नल और ये हो रहा है इंटरनल। तो অঙ্কে তো দিয়েছে থার্ড পার্টিস দিয়েছে 60,000 আর অ্যাসেটস দিয়েছে কত? 2,50,000। টোটাল অ্যাসেটস কত দিয়েছে? 2,50,000। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে ক্যাপিটাল, মানে লায়বিলিটি অফ দি ওনার মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল, ওনার্স ক্যাপিটাল বিল্ডিং। তাহলে ক্যাপিটালের পরে এটা প্লাস আছে, ওইদিকে গেলে মাইনাস হবে। তাই 2,50,000 থেকে 60,000 যদি মাইনাস করো তাহলে কত হবে? 1,90,000। আছে অপশনে? অপশন বি, ঠিক আছে। নেক্সট 16 নম্বরে কোশ্চেনে কি দিয়েছে? লায়বিলিটি অফ থার্ড পার্টি দিয়েছে 60,000, ক্যাপিটাল দিয়েছে টোটাল অ্যাসেটস। এবার টোটাল অ্যাসেটস ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল প্লাস লায়বিলিটি। তাহলে লায়বিলিটি অফ থার্ড পার্টি 60,000 আর অনার্স ক্যাপিটাল 90,000, 90 প্লাস 60 কত হয়? 1,50,000। কত হয়? 1,50,000। তো 1,50,000 আছে, কিসে আছে? সি তে। বল, বুঝতে পারলে? নেক্সট, what will be the amount of liability to a owner if total assets of the organization are 1,20,000 and liability of third party इधर, ठीक है। लायबिलिटी इस बार उल्टा पूछा, इस बार लायबिलिटी पूछा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स दिया हुआ है और थर्ड पार्टी का लायबिलिटी माने आउटसाइडर लायबिलिटी दिया हुआ है, तो ठीक है। लायबिलिटी टू दी ओनर, अगेन सेम क्वेश्चन। लायबिलिटी टू दी ओनर माने क्या होता है? कैपिटल। लायबिलिटी टू दी ओनर मींस क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल पूछा है, लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी कितना दिया? 50,000 और टोटल एसेट्स है 1,20,000। तो कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस 50, ये प्लस पे इक्वल्स टू को उधर दिया तो माइनस में, तो कितना है? 70,000। समझ में आया? इतना तक कोई किसी को इशू है? फोटो खींच कर रखो और करो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कैपिटल ऑफ द बिजनेस 1 लाख, रिजर्व दिए 40,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी दिए टोटल एसेट्स। देखो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, কত নাম্বার আছে এটা? 18 নাম্বার না। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यदि रिजर्व एंड सरप्लस থাকে কোনো অঙ্কতে নরমালি থাকে না, यदि অঙ্কতে থাকে कंपनी আছে तो वो तो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखेगा, तो रिजर्व मालिक का ही हिस्सा होता है जो वो बांटता नहीं है कंपनी। तो और ये आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग सम्स में देखो, कैपिटल दिया है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख, उसके साथ प्लस करो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों को जोड़ा ना तो ये इंटरनल हो गया, मतलब कैपिटल के साथ रिजर्व को जोड़ देने का। कितना है? 40,000। ये हो गया 1,40,000, क्या हो गया? इंटरनल কাজ, इंटरनल लायबिलिटीज, এটাকে বলা হয় इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक है। तो তাহলে कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। नेक्स्ट फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी दे ही दिया है। एक्सटर्नल कितना है? एक्सटर्नल दिया हुआ है 25,000, यह है ना। टोटल लायबिलिटी कितना होगा? टोटल लायबिलिटी होगा 1,65,000,
ताकि टीए ऑलवेज इक्वल्स टू, ये भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ही फॉर्मूला है, तो टीए इक्वल्स टू टीएल। अगर टोटल लायबिलिटी जो होता है बैलेंस शीट में, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स हमेशा इक्वल होता है। इक्वेशन यही है ना कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी वेट করলাম সেটাই টোটাল অ্যাসেটস হবে। देयरफॉर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,65,000। मतलब বুঝতে পারলে তাহলে সোজা যদি एसेट्स को टोटल नहीं खोजना, नहीं कि समझ में एसेट्स से दिया, लायबिलिटी का टोटल ही एसेट्स होता है। आज इसको भी हम डिस्क्राइब करें, तुम लोगों को कुछ करना नहीं, खाली जितना लायबिलिटी है सबको जोड़ देना, तीनों को फट से ऑर्डर में तीनों को जोड़ना, बस हो गया, ठीक है। लेकिन किसी समय पूछेगा कि इंटरनल लायबिलिटी कितना है, तो ये दोनों को जोड़ना है, तब एक्सटर्नल को नहीं करना। तब क्या करना है, सिर्फ कैपिटल रिजर्व को जोड़ के हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितना नंबर है, 19। The account which is debited for payment of registration fees, तो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को रजिस्टर करने का समय जो पेमेंट करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो बोलो बिल्डिंग को रजिस्टर किए बिना क्या बिल्डिंग का जो बिल्डिंग मेरा ट्रांसफर होगा मेरे नाम पे, नहीं होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा का नाम नहीं आता। रजिस्ट्रेशन मैंने होता है देखा रजिस्ट्री करने का, रजिस्ट्री करने का खर्चा क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुट टू यूजर आगे যত খরচা তার কি বলা হয়, कैपिटल एक्सपेंडिचर। তাহলে बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है क्या ऑप्शन में, कितना नंबर ऑप्शन सी। देखो ये कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं समझाते तो अलग रहता, और घंटा घंटा तुमको हम बता रहा हूँ। अब जो लोग नहीं समझ पाया तो क्या बोले, বলেছিলাম আমি কি কোনো অ্যাসেটস ইউজ করার আগে যত খরচা হয় সব কি হয়, ক্যাপিটাল एक्सपेंडिचर। ताले कैपिटल रजिस्ट्री ऑफ द या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग को रजिस्टर करने का खर्चा, बिल्डिंग को रजिस्टर करने का खर्चा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 19 क्या है, द अकाउंट, नेक्स्ट देखो, द अकाउंट विच इज डेबिटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल एट फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग द कस्टमर, कस्टमर को सैंपल फ्री में बांटा तो क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। और क्रेडिट कौन सा होगा, डेबिट पूछा है तो ठीक है एडवर्टाइजमेंट कर देगा, क्रेडिट अगर पूछता तो अकाउंट विच इज डेबिटेड, अगर विच इज क्रेडिटेड पूछता तो टू परचेज, मतलब ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो सम्स में इसमें डेबिट पूछा है ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अगर क्रेडिट पूछा तो परचेस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा दे पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट ए है ना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी शुड बी डेबिटेड टू, स्टॉक अगर स्टेशनरी की तरह यूज हुआ तो जनरल एंट्री होता है स्टेशनरी टू परचेस, लेकिन गुड्स जब भी यूज होगा स्टेशनरी टू परचेस। स्टॉक मतलब गुड्स परचेस के अंदर में रहता है, गुड्स ही है, तो इस बार डेबिट कौन होगा, स्टेशनरी अकाउंट। कितना नंबर है, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा, बट कौन सा क्रेडिट होगा, गुड्स जब भी यूज होगा परचेस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एजर्शन और रीजनिंग आ गया, এই অবধি थोड़ा होएगा से फोटो तो फोटो खींच लो। अब एजर्शन रीजनिंग है तो उसमें क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 22, receiving and placing an order for goods is not recorded in the journal, ठीक है। ऑर्डर रिसीव करना जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता है, वाई, बिकॉज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉग्नाइज व्हेन एन ऑब्लिगेशन टू पे अराइज, ठीक है। देखो बोला है कि ऑर्डर मिला तो जर्नल में नहीं होता, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में बोला है कि जब तुम्हारा ऑब्लिगेशन टू पे और रिसीव स्टार्ट होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ट्रांजैक्शन इज टू रिकॉग्नाइज व्हेन एन ऑब्लिगेशन टू पे अराइजेस,
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एजर्शन भी ट्रू है क्योंकि सच में ऑर्डर मिलने का एंटी नहीं होता, ऑर्डर का एंटी नहीं होता, ऑर्डर इवेंट है। ठीक है, तो जब सेल कर दोगी रेवेन्यू का ऑब्लिगेशन, उसको पेमेंट का ऑब्लिगेशन तैयार होगा, एराइज होगा, तभी होता। तो 22 है ना ये 22, तो एजर्शन एंड रीजन ट्रू आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कितना नंबर है, ऑप्शन ए करेक्ट विच इज फॉलोड बाय द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। वेल अब बोला है कि ऑर्डर रिसीविंग एन ऑर्डर फॉर अ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ऑर्डर रिसीव करना जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सच बात है, ट्रू है, क्योंकि ऑर्डर रिसीव करना कोई मॉनिटरी इवेंट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर का जब हम प्लेस कर देंगे, उसको सेल कर देंगे, तब ना मेरा पैसा मिलने का बात स्टार्ट होगा। कौन सा नियम है ऐसा बोला, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बोला है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और अ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन ऑब्लिगेशन टू पे अराइज। तो उस ऑर्डर का खाली एक दिन जाने से नहीं होता ना, जब उसको माल सब दे देंगे तब ना जाकर होगा। ठीक है, तो एजर्शन टू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उससे पहले नेक्स्ट, जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अ फर्म। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किस तरह से होता है, पीरियोडिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल मैनर, सिस्टमैटिक मैनर, समराइज्ड मैनर। तो क्रोनोलॉजिकल मैनर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, डेट वाइज। तो पहले जो तारीख है पहले वो क्रोनोलॉजिकल मैनर। देखना उसका डेफिनेशन अकाउंटिंग का है, इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। जनरल डेफिनेशन बुक कीपिंग हो, अकाउंटिंग हो, उसमें था। नेक्स्ट, डे बुक आर, इसमें से कौन सा डे बुक है, परचेज डे बुक है, यस। सेल्स डे बुक, यस। सेल्स रिटर्न, यस। ऑल ऑफ दिस। 23 का डी, ऑल ऑफ दिस। 24 का सॉरी 25। परचेज डे बुक में यूज टू रिकॉर्ड, परचेज डे बुक में क्या होता है, सारा तरह का परचेज ऑफ गुड्स नहीं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यस। क्रेडिट परचेज, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होता है सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कितना में है ये ऑप्शन बी 26। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, परचेज डे बुक, जर्नल प्रॉपर और फिक्स्ड एसेट्स बुक। किसमें होगा, जर्नल प्रॉपर में। फिक्स्ड एसेट्स बुक जो चुकाया है जर्नल प्रॉपर, पहला क्षेत्र में नहीं होगा तो जर्नल प्रॉपर में बोले थे ना, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जब बहुत इजी गलती करो तभी ऐसा मेरा साथ सकते हो, ये होना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिए छे, बिल्डिंग अकाउंट इज डेबिटेड विथ एन अमाउंट स्पेंट फॉर रिपेयर्स। रिपेयर किया और बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर किया है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। उन लोग क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। तुमको गलती बता दिया कि बिल्डिंग का जगह हम लोग रिपेयर को डेबिट कर दिया। ये किस तरह का गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नियम का कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करना, रेवेन्यू को कैपिटल प्रिंसिपल का गलती बनते हैं, सिखाए थे ना। हाँ, जाकर फिर से वीडियो देखना। ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, रिपेयर करना, इससे तो एसेट्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है। और जबकि कर दिया उन लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो ये प्रिंसिपल का गलती हो गया ना, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। What is the name of error if the balance of the sales account is overcast by 2000? ओवरकास्ट में 2000 ज़्यादा लिख दिया, इसको किस तरह का बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, मिस पोस्टिंग, वन साइडेड, टू साइड। इसको वन साइडेड एरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तुमसे कमीशन, तुम्हारा ओमिशन या प्रिंसिपल ऐसा नहीं पूछा है, तुमसे पूछा वन साइडेड, टू साइडेड, मिसलीडिंग
मिसपोस्टिंग ओमिशन, तो तुमसे वन साइडेड एरर, इसको क्या बोलेंगे? ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग क्या होता है? वन साइडेड एरर होता है। क्या होता है? वन साइडेड एरर। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, मतलब सिर्फ सेल्स डे बुक में गलती है, बाकी ठीक है। तो नो अकाउंटिंग एंड नो एंट्री हैज बीन मेड बिफोर 12 इयर्स होने पे ओनली सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट करने से रिवर्स कर देने बोले थे, तो डेबिट है, तो वन साइडेड गलती है ना, जिसमें जनरल एंट्री नहीं, जिसमें टेक्निकल एंट्री नहीं कर पाओगे बिफोर 12 इयर्स होगा तो, ठीक है। तो वन साइडेड एरर আছে কোনো ওভারকাস্ট আন্ডারকাস্ট যত আছে সব কি আছে ওয়ান সাইডেড এরর আছে, ঠিক আছে। তো নেক্সট, जनरल रिजर्व इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर समझाए हैं, सुना है, याद आ रहा है तुमको तो बोलना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने तक जो कंपलसरी खर्चा होता है, प्रॉफिट हो या ना हो तुमको लिखना हो, जैसे प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट रिजर्व को बोले थे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब तक प्रॉफिट हुआ तो ही उसको एलोकेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे, तो कंपलसरी नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में पीएल में जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में आफ्टर प्रॉफिट एलोकेशन होता है, तो आंसर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व कहाँ रिकॉर्ड होता है? पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, समझ में आया? जनरल रिजर्व का रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आफ्टर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हुआ तो करेंगे, रिजर्व तो कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड बाय, बहुत तरीका से बोले थे, एसेट्स को और लायबिलिटी का हम बोले थे, इसमें हम कॉन्सेप्ट दिए थे, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करके लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करके, या एसेट्स को नहीं लिखकर, ठीक है। तो ऑप्शन तुम लोग याद है एक्सेप्ट किए थे कि सीक्रेट रिजर्व में हमको बताना भी नहीं, अमाउंट दिखाना भी नहीं, कोई रिजर्व को दिखाना भी नहीं लाइक बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे कि ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन करने से वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। एक जो एसेट्स है उसको नहीं लिखना, या एसेट्स का वैल्यू को कम लिख देना, और लायबिलिटी में कि बढ़ाकर लिखना लायबिलिटी, तो इससे तुम एक हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। तो इधर पर ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यस, पहला ही आंसर राइट हो गया, प्रोवाइडिंग एक्सेस डिप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सेस डिप्रिसिएशन जैसे ही तुम चार्ज किए तो तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू कम गया। सोचो तुम्हारा 10 लाख का एसेट्स है, याद है बताए थे, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तुम्हारा फर्नीचर है बैलेंस शीट में 10 लाख का, तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन होना चाहिए था 1 लाख, तुम लिख दिया 2 लाख, तो 10 लाख में से 1 लाख अगर जाता तो 9 लाख आंसर होना चाहिए था, राइट, लेकिन दिखाएगा 8 लाख, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वैल्यू एक्चुअली एसेट्स को कमा दिए, डिप्रिसिएशन जितना चार्ज करोगे उतना वैल्यू ऑफ एसेट्स कमेगा। तो मेन क्रिएट होने का 2 लॉजिक होता है, लायबिलिटी बढ़ाकर या एसेट्स को डिक्रीज करकर, ठीक है। तो इन केस में, इस केस में एसेट्स को डिक्रीज किया, क्योंकि डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करना मतलब कि एसेट्स को डिक्रीज कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे उतना वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा, एसेट्स को डिक्रीज करके तुम एक लायबिलिटी होते हुए भी नहीं दिखा रहे हो। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज ऑप्शनल, अननेसेसरी, इलीगल, नेसेसरी। देखो प्रोविजन का हो रहा है ऑप्शनल, प्रोविजन क्रिएट भी कर सकती हो, नहीं भी क्रिएट कर सकते हो, नेसेसरी, कंपलसरी, प्रोविजन में नेसेसरी कर देना। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, इसका कितना नंबर है ये? 30, कितना नंबर है? 31 डी नेसेसरी, डी है ना नेसेसरी, 31 ना। एक प्रोविजन क्या होता है कि नॉन एक्सपेंसेस के लिए होता है, अननोन के लिए नहीं होता है। जो पता कि डेटर है वो उसमें से कुछ पैसा मार देगा, पैसा मारने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एसेट्स है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो ये नॉन लायबिलिटी के लिए जो तैयार करते हैं तो वो कंपलसरी होता है, इसलिए नेसेसरी। बोलो समझ में आया? प्रोविजन इज नेसेसरी। नेक्स्ट देखो अभी हम इसका आंसर दे दिए थे कि फॉर नॉन लॉस, ठीक, तो टू प्रोवाइड नॉन लॉस, अननोन लॉस में डिप्रिसिएशन होगा वो तो जाना ही था, ठीक है। तो ऑप्शन ए, प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लॉस,
जाना जेई लॉस उनको पता होने वाला है, ठीक है, अननोन ने जानने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजर्व कहाँ शो होता है, पीएल एक्टिवेशन तो अब है नहीं, अब है एसेट्स लायबिलिटी में। पीएल अकाउंट में तो होता नहीं है, कंफर्म है कि कंपल्सरी खर्चा पीएल में जाता है, जबकि रिजर्व कंपल्सरी खर्चा नहीं है। तो फिर दूसरा क्या दिया, एसेट्स लायबिलिटी दिया है। तो एसेट्स इसका दो एंट्री होता है, हर चीज़ का डबल एस्पेक्ट है। तो पीएल में लिया और दूसरा एंट्री होता है लायबिलिटी, क्योंकि रिजर्व में ना लायबिलिटी। अभी हम तुमको इंटरनल एक्सटर्नल किए थे ना, तो कैपिटल में रिजर्व को ऐड किए थे। तो रिजर्व इज अ इंटरनल लायबिलिटी, रिजर्व इज अ इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिखना, लायबिलिटी साइड में कितना ऑप्शन में क्या है, लायबिलिटी की तरह बिना ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है एमनी ट्रेडिंग पीएल एप्लीकेशन है, पीएल एप्लीकेशन है। तो ऐसे सा लायबिलिटी पीएल कोई ऑप्शन है नहीं। सेकंड प्रीवियस को भी कि लायबिलिटी की जगह आज के दो जगह जाए, একটা पीएल एप्लीकेशन में जाए और सेकंड एंट्री होচ্ছে और बैलेंस शीट है लायबिलिटी क्लास में, ठीक है। तो रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोविजन इज मेड फॉर किसके किसके लिए, डाउटफुल डेट हाँ, डिप्रिसिएशन यस, टैक्सेशन ये तीनों चीज़ के लिए प्रोविजन होता है, ऑल ऑफ दिस। एग्जांपल में देखना प्रोविजन के एग्जांपल जब तुम लोग होता है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन ये सब कुछ एस्टिमेटेड नोन चीज़ के लिए खुलता है, ठीक है। तो पैसा हटा कर रखा जाता है कि फ्यूचर में टैक्स देना ही पड़ेगा, एंड में टैक्स है उसके लिए पैसा हटा कर रखो। डिप्रिसिएशन होगा वैल्यू का लिए जो डेटा है उसमें तो कुछ जन पैसा नहीं देगा, उसका डाउटफुल होगा उसके लिए। तो ऑल ऑफ दिस डी 35 का हमको ना एक्चुअली याद ना कि वो जर्नल एंट्री सिखाना चाहिए। तो वो बिलो एक्शन में जर्नल एंट्री नहीं हुआ ना, कहाँ कंप्लीट हुआ तो हमको कंप्लीट हो गया। हम एक तो क्लास कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट है 36 का, 35 का भी अच्छा है क्योंकि हम नहीं कराए हैं जर्नल एंट्री, हम उसको नहीं करते, जो चीज़ सिखाया उसी में पे कराएंगे। On 1/1/2024 X draw bill इतना 3 month मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल, ठीक है। 1/1/2024 में हुआ है 3 महीना का, तो क्या होगा 1/4 ड्यू डेट हुआ, 3 दिन ऐड करेगा तो 4/4। मैच्योरिटी डेट क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट क्या होगा 4/4, ऑप्शन डी। और समझ में आया, 3 महीना मंथ कर दीजिए एकदम, जनवरी में 3 महीना तो अप्रैल हो गया, डेट ऑफ 1 अप्रैल को पड़ा, फिर 3 दिन ऐड करोगे तो 4 अप्रैल हो रहा है मैच्योरिटी डेट बिल का। लास्ट 37 इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल ड्यू डेट इज काउंटेड। देखो अब साइट माने होता है एक्सेप्टेंस, साइट माने क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग को यदि तुम उसका सिंपल यूज जान के रखोगे तो इजीली समझ जाओ। आफ्टर साइट, साइट मतलब होता है एक्सेप्टेंस, यानी जब तक एक्सेप्ट किया तब तक काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑप्शन ए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। 37 है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट মানে হচ্ছে आफ्टर एक्सेप्टेंस মিনিং হলো হচ্ছে সাইট মানে एक्सेप्टेंस, বুঝতে পারলি। नेक्स्ट Which of the following negotiable, देखो 5 बोला था तो बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे, 4 बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो देख लो ना बुक में सेक्शन 4, ঠিক আছে। নেগোशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो 5 দিয়েছে বিল অফ এক্সচেঞ্জের জন্য আর 4 দিয়েছে তোমার প্রমিসরি নোট। প্রমিসরি নোট पूछा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा है। बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में था और 4 में था तुम्हारा ये प्रॉमिसरी नोट, 4 में है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज का ये देखो सेक्शन 5 डील्स विद बिल ऑफ एक्सचेंज एंड 4 डील्स विद प्रॉमिसरी नोट, देखते बच्चों। तो 5 क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर प्रॉमिसरी नोट बोलता था 4 होता। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिजर्व नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज ये भी वही वाला पार्ट का है। प्रॉमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, देखो सेलर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है और बायर में आता है प्रॉमिसरी नोट, तो आंसर होगा 40 का बायर। दो पॉइंट नहीं बताया क्योंकि तुमको वो टॉपिक तुमको मिसिंग करना है वाला पार्ट, ठीक है। तो बाकी जैसे कराए थे सिखाए थे तुम लोग को कॉन्सेप्ट सारा दिन होगा, जो चैप्टर का मिसिंग होगा एमसीक्यू करने का पहले सब चैप्टर का 2 चैप्टर में जो डाउट रहा
चैप्टर को देखिए, देख के उसके बाद आना, क्योंकि तो हम बोलेंगे ना समझ में आएगा इजी, ठीक है। तो हम तुम लोग का हेल्प करेंगे, तुम लोग को पूरा बिल्डअप करें कि यदि ठीक से तुम लोग यदि घर से बिगड़ा है तो एमसीक्यू हम तुम लोग बताएंगे ना, तो तुम लोग को देखना कि तुम लोग को क्लास के बाद माइंड में रखना, सीरियसली चीज़ को समझना, उसको एग्जाम में पानी ही जाएगा। देखिए हम लोग सिलेबस का जो लोग पहला नया नया नहीं किया वो भी अभी देखो कि हम टॉपिक को बता रहे हैं, जहाँ कुछ नया लग रहा है उसको फिर जैसे इंटरनल एबिलिटी एक्सटर्नल एबिलिटी वाला था, सम्स में जहाँ कुछ एक्स्ट्रा बताना हो हम बता देंगे। एग्जाम में पेपर में कोई भी कहीं पर भी पेपर हो आराम से कर लो, बस जो कॉन्सेप्ट में है वो कॉन्सेप्ट में कहीं तुम्हारा डाउट हो रहा है तो उसको जाकर वीडियो में देख लेना कि शब्द बस कॉन्सेप्ट है क्या, सब कराए थे तो उसको समझा, फिर नहीं समझा तो पूछना, ठीक है।